हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स एसएससी सीपीओ के पेपर के बारे में। सीपीओ का जो पेपर हुआ था और ऑल शिफ्ट के पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर एक ही पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे जिस पेपर के हमें सिर्फ और सिर्फ 22 क्वेश्चंस मिले थे। तो इस वीडियो के अंदर हम जीके के 22 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और ये सभी के सभी क्वेश्चंस 100% रियल क्वेश्चन हैं और आपके एसएससी सीपीओ के एग्ज़ाम में 2020 में पूछे गए हैं, 2020-2019 में पूछे गए हैं। तो ये आपका एसएससी सीपीओ के लिए पहला वीडियो है जिसके अंदर हम आपको जीके के क्वेश्चंस करा रहे हैं। एनालिसिस है, 100% रियल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मेरी वीडियोज को सबसे पहले देख सकें। चलिए समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं उन पर डिस्कस करते हैं। ओके, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2019 किसे दिया गया था। देखिए जो अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ है, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जो नोबेल प्राइज़ है क्या है, नोबेल प्राइज़। तो ये जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है ये दिया जाता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इसको दिया जाता है और एक शांति के लिए भी अर्थशास्त्र के जो शांति के लिए भी नोबेल प्राइज़ को दिया जाता है। ओके, अल्फ्रेड नोबेल एक साइंटिस्ट थे। अल्फ्रेड, आप देख लीजिएगा, अल्फ्रेड नोबेल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। किसकी खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी। तो इन्हीं के नाम पर तब से नोबेल प्राइज़ की स्टार्टिंग हुई थी। अब ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में किस किस को मिला है तो ये समझ लीजिए। सबसे पहले ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये इकोनॉमिक्स में माइकल क्रैमर को मिला है, अभिजीत बनर्जी को मिला है और एस्थर डुप्लो को मिला है। किसको मिला है? एस्थर डुप्लो को। तो मैंने इनको याद करने की ट्रिक भी आपके लिए बनाई है। आप ऐसे याद कर लीजिए, ABCD। क्या करना है? ABCD। देखिए, ए का मतलब हो गया अर्थशास्त्र, बी का मतलब हो गया अभिजीत बनर्जी साहब को, सी का मतलब हो गया क्रैमर साहब को और डी का मतलब हो गया डुफ्लो साहब को। यानी कि अर्थशास्त्र में 3 लोगों को मिला है BCD को, यानी कि माइकल क्रैमर को, अभिजीत बनर्जी को और एस्थर डुफ्लो को ये नोबेल प्राइज़ 2019 मिला है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एक पुस्तक है द फ्री वॉइस, पुस्तक के लेखक कौन हैं? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक और प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, एशिया का नोबेल प्राइज़ किसको मिला है? एशिया का नोबेल प्राइज़। तो ये जो द फ्री वॉइस पुस्तक है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर रवीश कुमार की बात की जाए तो ये NDTV के जो NDTV है उसके एडिटर इन चीफ हैं। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है क्योंकि इनको 2019 में ही एशिया का नोबेल प्राइज़ भी मिला है, जिसका नाम क्या है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। क्या है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो इनका नाम है रेमन मैग्सेसे इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 में ये भी मिल चुका है। तो द फ्री वॉइस पुस्तक के लेखक भी कौन है? रवीश कुमार है। इनको एशिया का नोबेल प्राइज़ यानी कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, पशुपालन किस सूची में आता है? पशुपालन किस सूची में आता है? तो इसका सही उत्तर है राज्य सूची में। देखिए, 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं, एक होती है राज्य सूची, एक होती है संघ सूची और एक होती है समवर्ती सूची। क्या होती है? 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अब आपसे पूछा जा सकता है ये जो सूचियां हैं ये किस शेड्यूल में आती हैं, किस अनुसूची में आती हैं? तो ये आती हैं 7वीं अनुसूची में आती हैं, 7th शेड्यूल में। किसमें? 7th शेड्यूल के अंतर्गत इनकी बात की गई है। किसकी? राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची की 3 के अंदर बात की गई है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, आया था एग्जाम में, अ सेंचुरी इज़ नॉट एनफ,
एक सेंचुरी काफ़ी नहीं है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो इसके सही उत्तर है सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली के द्वारा लिखी गई पुस्तक है अ सेंचुरी इज़ नॉट एनफ। और इनको बीसीसीआई का सॉरी इनको बीसीसीआई का अध्यक्ष भी बनाया गया है। तो वर्तमान में ये कौन है? बीसीसीआई के अध्यक्ष भी हैं। कौन? सौरभ गांगुली। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? अ सेंचुरी इज़ नॉट एनफ। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है और आपके एग्जामिनेशन में फिर से आ सकती है, रिपीट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है आयरन पायराइट। आयरन पायराइट या फिर फेरस सल्फेट। FeS2 इसका रासायनिक सूत्र होता है, जिसे आयरन पायराइट या फेरस सल्फेट कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? फेरस सल्फेट FeS2 या आयरन पायराइट को कहा जाता, आयरन सल्फेट, सॉरी पायराइट नहीं होता, आयरन सल्फेट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ICC ने किसे पहली महिला मैच रेफरी बनाया है? ICC ने किसे पहली महिला मैच रेफरी बनाया है? तो ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर है GS लक्ष्मी। क्या है? GS लक्ष्मी को ICC ने पहली महिला मैच रेफरी बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर है सिराजुद्दौला। कौन बना था? सिराजुद्दौला। और ये बात कब की है? 1757 की बात है, जब प्लासी के बैटल के समय की बात है। प्लासी का युद्ध के बाद प्लासी के युद्ध के समय की बात है, जो सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही उत्तर है 1965 में, 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? दांत की जो जड़ होती है वो किस पदार्थ से आच्छादित होती है? तो ये होती है सीमेंटम से। किससे होती है? सीमेंटम से। और आपने देखा होगा दांत के ऊपर जो जबड़ा होता है, जबड़ा किस पदार्थ का बना होता है? तो ये बना होता है एनामिल का। किसका बना होता है? एनामिल का। और ये जो एनामिल होता है शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ, सबसे ज़्यादा कठोरतम पदार्थ होता है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, NBA खेल में खेलने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी हैं। NBA खेल में खेलने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो ये हैं सिम भुल्लर। कौन है? सिम भुल्लर NBA खेल में खेलने वाले पहले भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस नदी की द्रि, मथुन, तलोन, एमे, अही, एमरा और आबा नामक सहायक नदियां हैं? ऐसी कौन सी नदी है जिसकी द्रि, मथुन, तलोन, एमे, अहे, एमरा और आबा नामक सहायक नदियां हैं? तो ये है दिबांग नदी। कौन सी है? दिबांग नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था पूछने के लिए एग्जाम में, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए यस, ओके, क्वेश्चन नंबर 12 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था, देखिए क्वेश्चन चाहे आसान हो या टफ, मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं। ऐसा नहीं, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था सारे के सारे क्वेश्चंस लिए हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, करंट का क्यों ना क्वेश्चन हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतें निर्मित की, जिनमें से एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत थी? कौन सा भारत में गवर्नर जनरल था 1772 के समय पर, जिसने प्रत्येक ज़िले में 2 अदालतें बनाई? एक अदालत का नाम था फौजदारी अदालत और दूसरी अदालत का नाम था दीवानी अदालत। तो इसका सही उत्तर है क्या? वॉरेन हेस्टिंग्स। और ये भारत का पहला गवर्नर जनरल भी है। तो ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विरासत लिस्ट में कौन सा शहर जोड़ा गया है? विश्व विरासत लिस्ट में कौन सा शहर जोड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स अहमदाबाद। जो अहमदाबाद शहर है ये विश्व विरासत लिस्ट में जोड़ा गया है। और अहमदाबाद की बात की जाए तो ये किस राज्य में है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। अहमदाबाद, सूरत, ये सभी के सभी कहाँ पर हैं? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, श्रीरंगपट्टनम युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया? श्रीरंगपट्टनम युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों
के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया? तो ये किया था ओडेयर ने। किसने? वादयारो भी कहा जाता है इसे, वादयारो राजवंश का था ये, ओडेयर था। और 1799 से 1947 तक ये रहा, मतलब इसका ये जो राजवंश है वो रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे? तो इसका सही उत्तर क्या है? भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे? तो इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 144 के अंतर्गत। अब बात की गई है सुप्रीम कोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय की, तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में एक आर्टिकल होता है आर्टिकल 124, अनुच्छेद 124। और ये जो अनुच्छेद 124 होता है ये कहता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। इसी तरीके से हाईकोर्ट का भी एक आर्टिकल होता है, तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वास्को डी गामा भारत कब और कहाँ आया? वास्को डी गामा भारत कब और कहाँ आया? तो 20 मई 1498 ईस्वी को कालीकट के जो कालीकट का तट है, कप्पड़ में है ये, कप्पड़ पर कालीकट तट है समुद्र के किनारे, तो वहाँ पर आया था 1498 में 20 मई को वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सालवाई की संधि किस किस के बीच में हुई थी? सालवाई की संधि किस किस के बीच में हुई थी? तो ये हुई थी 17 मई 1782 को अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुई थी। सालवाई की संधि की बात की जाए तो जो सालवाई की संधि है 17 मई 1782 को अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारत में ताज ग्रहण किया था? तो जो किंग जॉर्ज पंचम था इसने 1911 में 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने भारत में ताज ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, त्योहार में धम मी फी किस राज्य में मनाया जाता है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका नाम कुछ इसी तरीके से अटपटा सा है। तो क्वेश्चन आया था त्योहार मी दम मी फी किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है असम में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 20 आया था, छोटी आंत और बड़ी आंत से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? छोटी आंत और बड़ी आंत से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं अधात्र, यानी कि जिसका दूसरा नाम है सीकम। क्या है? सीकम। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को। किसको कहते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक्राइन। क्या पूछा गया था? एक्राइन ग्रंथियों का प्रमुख कार्य क्या होता है? जो एक्राइन ग्रंथियां होती हैं इनका प्रमुख कार्य होता है पसीना उत्पन्न करना। क्या होता है? पसीना उत्पन्न करना एक्राइन ग्रंथियों का कार्य होता है। एक और ग्रंथि होती हैं, पूछ सकता है लैक्रीमल ग्रंथियों का कार्य क्या होता है? लैक्रीमल ग्रंथियों का कार्य क्या होता है? तो इनका काम होता है आंसू निकालना। जो आंसू निकलते हैं, आंसुओं का जो निकलना होता है ये लैक्रीमल ग्रंथियों के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बक्सर का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो हमने इस वीडियो के अंदर एसएससी सीपीओ के कितने क्वेश्चन डिस्कस किए? इस वीडियो के अंदर हमने एसएससी सीपीओ के 22 क्वेश्चंस डिस्कस किए जो आपके इस बार के एग्ज़ाम में पूछे गए
थे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको पता चल गया होगा कि एग्ज़ाम में आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा आसान सवाल थे, कुछ एक दो क्वेश्चन इसमें टफ भी थे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस की बात की जाए तो वो आसान थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके तो आप जाइएगा ही, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।